आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में शिक्षा दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य में महात्मा गांधी के शैक्षिक चिंतन पर चर्चा करेंगे और उन्होंने जो शिक्षा के अन्य पक्ष बताए हैं और उन पर जो उन्होंने अपना वर्णन प्रस्तुत किया है उस पर विचार करेंगे। शिक्षा के अन्य पक्ष: जन शिक्षा। जन शिक्षा: गांधी जी समस्त भारत में लगभग 13% लोग साक्षर थे। जब गांधी जी का समय था उस समय लगभग भारत में कुल 13% ही लोग साक्षर थे। विद्यालय शिक्षा के अभाव में उनमें आत्मविश्वास की कमी थी, न ही कोई ऐसी जागरूकता थी उनके अंदर के वह पढ़ाई की ओर बढ़े। वहीं तब हम प्रगति कैसे कर पाते हैं? गांधी जी का मानना था कि अगर हमारे समय में कम व्यक्ति ही पढ़े लिखे थे तो हमारे देश की कोई तरक्की होना संभव ही नहीं थी। इसलिए गांधी जी ने अशिक्षा के अभिशाप से बचने के लिए जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। वहीं जन शिक्षा दो रूपों में होगी, एक तो बालकों की शिक्षा, दूसरी प्रौढ़ों की शिक्षा। अतः उन्होंने इसके लिए एक बेसिक शिक्षा की योजना बनाई और यह शिक्षा की राष्ट्रीय योजना थी जिसमें 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य रूप से की गई और निःशुल्क शिक्षा दी जाए इसकी व्यवस्था की गई। इस शिक्षा को गांधी जी ने हस्तकौशलों पर केंद्रित किया। एक तो इसलिए कि हस्तकौशल हमारे जीवन का आधार होते हैं और अगर इसमें जो कुछ भी आधारभूत कार्य सिखाए जाएंगे उनसे हमारे जीवन का चलना सुचारू रूप से तय होगा। वहीं दूसरा इसलिए कि इनके द्वारा विद्यालय जो चल रहे हैं उनका खर्च भी निकलता रहेगा और यह शिक्षा सबके लिए सुलभ की जा सकेगी। जन शिक्षा के प्रसार के लिए गांधी जी ने दूसरा कदम उठाया, वह थी प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। वह चाहते थे कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह बड़े होकर प्रौढ़ जो व्यक्ति हैं उन्हें पढ़ाने का कार्य करें। उनके विचार से अशिक्षित प्रौढ़ों की शिक्षा का उत्तरदायित्व समाज का है। इन्होंने सामाजिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों को प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या में साक्षरता के साथ साथ सफाई, स्वास्थ्य रक्षा, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, उद्योग, व्यवसाय और समाज कल्याण और संस्कृति के जितने भी कार्य थे उनसे संबंधित कार्यों को रखा जिनसे सबको इसका लाभ मिल सके और इन सब कार्यों को किया जा सके। वहां पर उन्होंने ऐसे ही स्त्री शिक्षा की भी आवश्यकता मानी। स्त्री शिक्षा: गांधी जी स्त्री को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते थे। गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि यद्यपि पुरुष और स्त्री का कार्य क्षेत्र थोड़ा भिन्न है लेकिन उनकी सांस्कृतिक जो आवश्यकताएं हैं वह समान होती हैं। इसलिए दोनों को अपने अपने विकास के समान अवसर मिलने चाहिए और इन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य रूप से स्त्री को पत्नी, माता और समाज के निर्माता के रूप में देखा जाए और उनका कार्य भी होना चाहिए। पहले जो दो कार्य उन्होंने बताए हैं, सभ्यता और संस्कृति को स्पष्ट करना या उनका स्पष्ट ज्ञान प्रदान करना, परंतु किसी भी स्थिति में ये स्त्रियों को संगीत और नृत्य से दूर रखना चाहते थे। इनका मत था कि ये क्रियाएं वासना को बढ़ाती हैं और इसके लिए इन क्रियाओं से, संगीत और नृत्य से स्त्रियों को दूर रखना चाहिए। ये स्त्री और पुरुष की शिक्षा में केवल इतना ही अंतर समझते थे कि स्त्री को गृह कार्य के अतिरिक्त शिक्षा भी दी जानी चाहिए। स्त्री को समाज के बराबर
स्थान देकर उसकी शिक्षा व्यवस्था कर गांधी जी ने समाज में बड़ा उपकार किया और स्त्रियों की जो दीनहीन दशा थी उसमें सुधार के कार्य करके उन्होंने स्त्री की दशा में सुधार किया। स्त्रियों की दशा में अगर सुधार होगा तो हमारे समाज में सुधार होगा और हमारे समाज में सुधार होगा तो हमारा देश तरक्की करेगा और आने वाली पीढ़ी भी इसका अनुकरण करेगी और स्त्रियों को समान अधिकार मिलेंगे। वहीं उन्होंने सह शिक्षा को भी समान माना। सह शिक्षा गांधी जी ने लड़के लड़कियों को एक साथ रखकर पढ़ाने के प्रयोग किए थे और उनके आधार पर सह शिक्षा की संभावना स्वीकार की थी। गांधी जी के अनुसार प्राइमरी और उच्च स्तर पर सह शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है या की जा सकती थी, परंतु किशोरावस्था पर यह उचित नहीं था। अपने इस मत को व्यक्त करते समय प्रत्येक समाज को यह छूट देते हैं कि वह अपने पर्यावरण की दृष्टि से सह शिक्षा को स्वीकार कर अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। वहीं इस प्रकार की सह शिक्षा के संबंध में गांधी जी सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर करते थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार जहाँ का समाज है उसकी सह शिक्षा की व्यवस्था भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। जिस प्रकार का पर्यावरण अगर गठित हुआ है और उसमें अगर लड़कियां सुरक्षित हैं तो उन्हें सह शिक्षा दी जाए, वरना उनके लिए शिक्षा की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर भी अत्यधिक बल दिया। व्यावसायिक शिक्षा गांधी जी पुस्तक प्रधान सैद्धांतिक शिक्षा के विरोधी थे। इन्होंने क्रिया प्रधान व्यवहारिक जो शिक्षा होती है उस पर बल दिया। वह स्वयं कार्य करके सीखने पर अत्यधिक बल देते थे। ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को कर्म के सभी क्षेत्रों में कुशलता पारंगतता प्रदान करे और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे प्रदान करे, ये शिक्षा मुख्य होती है, मूल शिक्षा होती है। ये मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को जो पूरा कर सके, रोटी, कपड़ा, आवास और इन सब की पूर्ति करने के लिए जो शिक्षा सचेत करे, वह शिक्षा मुख्य शिक्षा है। इन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा में हस्त कौशलों की शिक्षा को मुख्य स्थान दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि भारत देश कृषि प्रधान देश है, छोटे कुटीर उद्योग धंधों का देश है, इसलिए यहाँ के बच्चों को कृषि, बागवानी, कुटीर धंधों, उद्योगों और उनके कौशलों की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये चाहते थे कि बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे आत्मनिर्भर हो जाएं, उसके लिए अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निर्भर हो सके और जो बच्चे बड़े उद्योगों और व्यवसायों की शिक्षा लेना चाहें उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। गांधी जी के अनुसार इस शिक्षा की व्यवस्था औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्रों पर होनी चाहिए। इस हेतु गांधी जी ने वैज्ञानिक, तकनीकी और सह शिक्षा का समर्थन भी किया। वहीं इन्होंने धर्म की शिक्षा को भी आवश्यक माना। धर्म की शिक्षा गांधी जी धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। प्रार्थना, भजन, गीता पाठ और इनकी जो दैनिक दिनचर्या थी उनमें इन सब का समावेश था, परंतु विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा पर ये बल विशेष नहीं देते थे। वह कहते थे कि इन्हें इस बात का भय था कि विभिन्न धर्मों के जो हमारे देश में
विकास करते हैं वह धार्मिक शिक्षा देने पर सांप्रदायिकता और उसकी जो विचारधारा है उसको अधिक बढ़ावा मिलेगा। इन्होंने सभी धर्मों के समान सिद्धांतों और नैतिक शिक्षा को ही पाठ्यचर्या में शामिल करने की व्यवस्था की और वह मानते थे कि ईश्वर एक है और ईश्वर सत्य है, तो सभी को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म की शिक्षा समान होनी चाहिए, यह नहीं कि ये इस धर्म का है उस धर्म का है। हमारी जो दैनिक स्कूल की पाठ्यचर्या होगी उसमें नैतिक और सामाजिक और जो हमारे समान धर्मों के सिद्धांत हैं उन्हीं सभी को पाठ्यचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्यता जो है उसकी शिक्षा पर बल दिया। साथ ही इन्होंने प्रेम की उपयोगिता को भी स्वीकार किया और मानव सेवा को ये सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इनके विचार से बच्चों को अगर मानव सेवा की ओर प्रवृत्त करना है तो यह वास्तव में एक सच्चा धर्म होगा और इसकी ओर प्रवृत्त करना हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा और सर्वधर्म समभाव और विनम्रता का जो विचार है बच्चों के अंदर जागृत होगा और इससे हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। अब है राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा अंग्रेज ने हमारे लिए जिस शिक्षा का विधान किया उसके दो ही उद्देश्य थे। पहला, शासन करने में सहयोग करने हेतु अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू तैयार किए गए। वहीं दूसरा, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया गया जो तन से भारतीय हो पर मन से अब अंग्रेजी जो शासन है उसके परस्त बने। इसकी पाठ्यचर्या भी बड़ी दोषयुक्त थी। इसका भारतीय जन एवं संस्कृति से कोई संबंध नहीं था। पाठ्य विषय में सबसे अधिक बल अंग्रेजी भाषा और साहित्य को दिया जाता था और अंग्रेजी भाषा ही उस समय शिक्षा का माध्यम थी और यह शिक्षा कुछ बड़े नगरों तक ही सुलभ थी। इसके अतिरिक्त यह व्ययसाध्य भी थी। परिणामतः उच्च वर्ग के लोग ही इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। नीचे तबके के लोगों के लिए यह शिक्षा नहीं थी क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, पैसे की तंगी के कारण सभी वर्गों के बच्चों को यह शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती थी। और दुख की बात तो यह है कि शिक्षा को प्राप्त करने के बाद लोग अशिक्षित लोगों का शोषण करते थे। स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ गांधी जी ने तत्कालीन शिक्षा में भी सुधार किया और सर्वप्रथम इन्होंने 1921 में अपने साथियों के सामने राष्ट्र शिक्षा का प्रस्ताव रखा, परंतु तब इस व्यवस्था को मूर्त रूप नहीं दिया गया। 1937 में भारत के सभी प्रांतों में संस्कारों का गठन हुआ और 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने और अक्टूबर 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी ने राष्ट्र शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसे बेसिक शिक्षा कहा जाता है। यहाँ उसका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा। कक्षा 7
के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अनिवार्य अथवा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। वहीं शिक्षा का जो माध्यम है वह मातृभाषा हो। ठीक है। दूसरा, संपूर्ण शिक्षा किसी आधार भूत अथवा शिल्प उद्योगों पर आधारित हो। ठीक है। वही शिल्प का चुनाव शिल्प का जो चुनाव हो वह बच्चों की योग्यता और अक्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाए। ठीक है। वहीं उन्होंने इसके कुछ और भी पॉइंट्स बताए हैं। वहां बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुएं, उनका उपयोग और उनसे जो आर्थिक लाभ कमाए वह स्कूलों में वह पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाए। ठीक है। वहीं पर शिल्पों के आधार पर शिक्षा इस प्रकार दी जाए उससे बच्चे जीविकापार्जन कर सकें, अपने जीवन में उनको खर्च कर सकें और उससे उन्हें जीविका उसमें शिल्पों की जो शिक्षा है वह इस प्रकार से दी जाए कि उससे बच्चों की जो जीविका उपार्जन है वह कर सकें। ठीक है। वही शिल्पों की शिक्षा में जो आर्थिक महत्व के साथ उसके सामाजिक व वैज्ञानिक महत्व को भी स्थान दिया जाए। अब इन्होंने बेसिक शिक्षा के जो कुछ आधारभूत सिद्धांत बनाए हैं वह निम्नवत है।
हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।